Welcome, good morning all of you. Today we are going to start class 10th subject SST. SST में हमारी पुस्तक चल रही है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है विकास वाला चैप्टर चल रहा था। आज हम पढ़ेंगे विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए। विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए। अब इसमें देखते हैं कि अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में यानी कि विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग, स्त्री पुरुष, बच्चों की संख्या भी भिन्न भिन्न हो सकती है। साथ में कोई देश बहुत गरीब है तो कोई देश बहुत अमीर है और कुछ देश यानी कि मध्यम श्रेणी में आते हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना है इस बिंदु में कि विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए। क्योंकि विभिन्न देशों या जो राज्यों की जो अगर हम तुलना करते हैं तो वहाँ पर उस देश या राज्य में निवास करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों की आय पर निर्भर है। हो सकता है मान लीजिए किसी देश में जनसंख्या बहुत अधिक है लेकिन उन देशों में बेरोजगारी बहुत अधिक है, तो निश्चित रूप से वह देश विकसित देश नहीं होगा, अविकसित होगा। अगर मान ली कोई देश क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत छोटा है और वहाँ जनसंख्या बहुत कम है तो निश्चित रूप से उस देश का यानी कि विकास अधिक होगा। ऐसे हम तुलना करेंगे विभिन्न देशों के साथ और राज्यों के साथ में ये भी हो सकता है कि किसी देश या राज्य की जो भौगोलिक स्थिति है वे एक समान नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी राज्य की भौगोलिक स्थिति के साथ साथ वहाँ की जलवायु, वहाँ के भौतिक प्रदेश, वहाँ की जनसंख्या और तकनीकी और सरकार की नीति आदि जो बातें हैं ना, ये उसको निर्भर करती है। देखिए इस पैराग्राफ में क्या लिखा है। आप पूछ सकते हैं कि अगर विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है तो फिर कुछ देशों को विकसित और कुछ देशों को अविकसित कैसे कहा जा सकता है। इससे पहले कि हम इस विषय पर आए, एक प्रश्न के बारे में सोचते हैं। दो बात आती है विकसित और अविकसित, कि कुछ देश ऐसे हैं जिनको हम विकसित कहते हैं, जैसे अमेरिका है, जापान है, चाइना है, वे विकसित देश हैं। अगर हमारे भारत देश की बात आती है तो हमारा भारत देश विकासशील देश है। जब हम भिन्न भिन्न चीज़ों की तुलना करते हैं तो उनमें समानता और अंतर दोनों हो सकते हैं। हम इसकी तुलना करने के लिए किन पहलुओं का प्रयोग करते हैं, कक्षा में विद्यार्थियों को ही देखते हैं। हम विभिन्न विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे मान लीजिए क्लास है, एक क्लास में विभिन्न विद्यार्थी हैं, तो देखो उसकी तुलना कैसे कर सकते हैं। उनमें ऊंचाई, स्वास्थ्य, प्रतिभा और रुचि के अनुसार अंतर है। हो सकता है सबसे स्वस्थ विद्यार्थी सबसे पढ़ाकू विद्यार्थी न हो और सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी हो सकता है मित्रता व्यवहार न रखता हो। तो इन विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं। हम जो मापदंड प्रयोग करेंगे वह तुलना के उद्देश्य पर निर्भर करेगा। खेलकूद टीम, वाद विवाद टीम, संगीत की टीम, पिकनिक के लिए टीम, सबके चयन के लिए अलग अलग मापदंड होंगे। फिर भी अगर हमें किसी उद्देश्य के कक्षा के विद्यार्थियों को सर्वांगीण प्रगति के बारे में मानक चाहिए तो हम कैसे चुनेंगे। देखिए इसमें क्या बताया गया है, आप समझने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए कोई क्लास है, जैसे मान लीजिए आपकी क्लास 10th क्लास है
और उस 10th क्लास में जो विद्यार्थी हैं वे सभी विद्यार्थी समान नहीं पाए जाते। जैसे उस क्लास में हो सकता है कुछ विद्यार्थी बॉयज हैं यानी लड़के हैं, कुछ लड़कियां हैं, तो यहाँ पर समानता नहीं है, कुछ लड़कियां भी हैं और लड़के। दूसरी बात, सभी लड़कों की अगर हम देखते हैं स्वास्थ्य की जांच करते हैं तो सभी बच्चों की जो हाइट है ऊंचाई समान नहीं होगी। हो सकता है कोई बच्चा ऊंचाई में बहुत लंबा हो, कोई बच्चा बिल्कुल छोटा हो सकता है कोई मध्यम यानी कि उसकी लंबाई मीडियम हो। स्वास्थ्य में देखते हैं तो किसी का स्वास्थ्य बिल्कुल स्वस्थ रह सकता है, हो सकता है कोई बच्चा आए दिन बीमार रहता है। प्रतिभा में देखते हैं सभी बच्चे समान नहीं होते, कुछ बच्चे तो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल कमज़ोर होते हैं और कुछ बच्चे मध्यम क्लास के होते हैं। इसी प्रकार से रुचि देखते हैं, सभी बच्चों की रुचि भी एक समान नहीं हो सकती। बहुत सा एक बच्चा पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत बुद्धिमान है, लेकिन हो सकता है खेल में उसकी रुचि नहीं हो बिल्कुल भी। हो सकता है एक बच्चा खेल का बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन पढ़ने में हो सकता है बहुत कमज़ोर हो सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक जो इंटेलिजेंट बॉय है, एक जो बुद्धिमान बच्चा है, वे खेल में भी अच्छा हो सकता है, स्वास्थ्य में भी अच्छा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं अन्य रुचियाँ भी होती हैं, खेल कूद के अलावा कुछ संगीत में हो सकते हैं। कुछ बच्चे हो सकते हैं कि पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ही होशियार है, लेकिन उसको संगीत में बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको कुछ न गाना आता न बजाना आता है, बिल्कुल रुचि नहीं है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं तो ये सभी व्यक्ति रहते कहाँ हैं, ये क्लास में जैसे हैं, तो ऐसे ही किसी देश या राज्य में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, और भिन्न भिन्न प्रकार के जो लोग हैं ना, उनकी भिन्न भिन्न प्रकार की रुचि के साथ साथ उनकी इनकम भी, आय भी अलग अलग होती है। समझ गए होगे आप, क्योंकि सभी व्यक्तियों की आय समान नहीं है। हो सकते हैं कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, बहुत अच्छी तनख्वाह मिलती है, कुछ लोग प्राइवेट काम करते हैं, कुछ लोग अपना स्वयं का बिजनेस करते हैं, और कुछ लोग मजदूरी करते हैं, और कुछ लोग बेरोजगार हैं। तो क्या सभी लोगों की आय हम एक समान मान सकते हैं? नहीं मान सकते, क्योंकि उसकी आय भी भिन्न भिन्न होती है। आगे देखिए, सामान्यतः हम व्यक्तियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशेषता लेकर उनके आधार पर तुलना करते हैं। यानी कि आमतौर पर हम किसी व्यक्ति की तुलना करते हैं ना, एक या दो बात को लेकर तुलना करते हैं, जो यानी उचित नहीं है। तुलना के लिए क्या महत्वपूर्ण विशेषता चुनी जाए, इस पर मतभेद हो सकते हैं। विद्यार्थियों का मित्रतापूर्ण व्यवहार और सहयोग भावना उनकी रचनात्मक या उनके द्वारा प्राप्त अंक है। अब देखिए, विकास पर भी लागू होती है। जैसे देश करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशेषता समझी जाती है। जिस देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। बिल्कुल ठीक है कि जिस देश की या जिस राज्य की आय अधिक होगी तो निश्चित रूप से उसका विकास भी अधिक होगा, और जिस देश की आय बहुत कम है तो उसका विकास भी बहुत कम होगा। अब हमारे भारत में ही हम लेते हैं, हमारे राज्यों का देश है, जैसे उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, लेकिन सिक्किम जैसे जैसे देश में देखते हैं तो जनसंख्या बहुत कम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं तो गोवा बहुत छोटा है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं तो भारत का जो राजस्थान हमारा राज्य है
तो राजस्थान राज्य बहुत बड़ा राज्य है। अगर अब इसमें कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो क्या इसमें सभी लोगों की आय समान होगी? नहीं हो सकती। क्या सभी राज्यों की भौगोलिक स्थिति समान होगी? नहीं हो सकती। तो निश्चित रूप से आय के साधन भी अलग अलग हो सकते हैं। यह इस समझ पर आधारित है कि अधिक आय का अर्थ है मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना, जो भी लोगों को पसंद है और जो उसके पास होना चाहिए, वे उन सभी वस्तुओं को अधिक आय के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए ज़्यादा आय अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा जाता है। बिल्कुल सत्य बात है कि अगर आय अधिक होगी तो उसका विकास भी अधिक होगा। इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लें कोई परिवार है ए, कोई ए नाम का परिवार है, और ए नाम का परिवार है, उसके अंदर 5 सदस्य हैं, माता पिता और 3 बच्चे। अब उस परिवार में उसके माता पिता भी गवर्नमेंट जॉब में, और उनका जो एक बच्चा है वे भी गवर्नमेंट जॉब में है, और जो एक लड़की है वे भी गवर्नमेंट जॉब में है, और एक छोटा बच्चा है वे जॉब में नहीं है। अर्थात एक परिवार ए है, ए परिवार में 4 सदस्य गवर्नमेंट जॉब में है। दूसरी तरफ तुलना करते हैं, मान लीजिए एक परिवार बी है और उस परिवार में भी 5 सदस्य हैं, माता पिता और 3 बच्चे, लेकिन उस परिवार में कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। एकमात्र जो पिता है वे केवल मजदूरी करता है, और जो उसकी जो पत्नी है वे हाउसवाइफ है, गृहिणी है, और जो 3 बच्चे हैं वे केवल अध्यापन कार्य करते हैं। अब आप ही बताइए, आप तुलना करिए ए परिवार से और बी परिवार से तुलना करिए, तो किस परिवार का यानी कि विकास अधिक होगा, परिवार ए का या परिवार बी का? आप इसको कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख के बताना कि कौन से परिवार का विकास अधिक होगा। और साथ में ये भी निश्चित है कि जिस परिवार का विकास अधिक होगा वे निश्चित रूप से अधिक खुश परिवार भी होगा, स्वस्थ परिवार भी होगा। ये भी बिल्कुल सत्य है। तो इसी में बताया है। अब एक देश की आय क्या है? अंतर्दृष्टि से किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है, इससे हम देश की कुल आय ज्ञात करते हैं। अब देखिए, एक देश की आय क्या हो सकती है? एक देश की आय के लिए बताया गया है कि एक देश में कुल निवास करने वाले जितने भी वहाँ के नागरिक हैं, अगर वे नागरिक सभी पैसे कमाते हैं, यानी सभी इनकम के उनके पास स्रोत है, ये जरूर नहीं है कि वे सभी गवर्नमेंट जॉब में हो, चाहे वे प्राइवेट जॉब हो सकते हैं, चाहे स्वयं का व्यवसाय हो सकता है, चाहे व्यक्ति मजदूरी करता हो, कुछ भी हो, लेकिन किसी भी स्रोत से अगर व्यक्ति की आय है तो उन सभी व्यक्तियों की आय को अगर हम जोड़ देते हैं तो वो इस देश की राष्ट्रीय आय होती है। उस देश की क्या होती है? राष्ट्रीय आय होती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में है, कोई प्राइवेट में है, कोई अपना स्वयं का बिजनेस कर रहे हैं, और कोई मजदूरी कर रहे हैं, या कुछ लोग खेती बाड़ी से अपना काम करें, कुछ भी काम करें, अपने परिवार का जो भरण पोषण जिस संसाधन से कर रहे हैं वही देश की आय होती है। अब आइए अब देश की आय को निकालने का सूत्र देखते हैं कि देश की आय कैसे निकाली जाती है। देखिए, इसे बताया है, लेकिन देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त माप नहीं है, क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है। बिल्कुल सही है, हर देश और हर राज्य की जनसंख्या समान नहीं होती, अलग अलग होती है। कुल आय की तुलना करने से हमें यह ज्ञात नहीं होगा कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है, क्या एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से बेहतर हैं। इसलिए हम औसत आय की तुलना करते हैं, जो कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से
भाग देकर निकाली जाती है और औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। देखिए कितना क्लियर बताया गया है। सबसे पहले हम कहते हैं औसत आय। औसत आय कैसे निकाली जाती है? औसत आय निकाली जाती है उस देश में निवास करने वाले सभी नागरिक की कुल आय, समझिए, उस देश में निवास करने वाले सभी नागरिकों की कुल आय में भाग देते हैं उस देश की कुल जनसंख्या का, तो उससे यानी कि औसत आय निकल जाती है। क्या निकल जाती है? औसत आय निकल जाती है। और औसत आय का ही दूसरा नाम है प्रति व्यक्ति आय। क्या होती है? प्रति व्यक्ति आय। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूं। जैसे मान ले कोई देश ए है और उस ए देश में मान लीजिए 10,000 लोग निवास करते हैं। कितने लोग निवास करते हैं? 10,000 लोग निवास करते हैं। और उन 10,000 लोगों की अगर कुल आय है, मान ले कोई दो रुपये कमाता है, कोई 5 रुपये कमाता है, कोई 10,000 कमाता है, कोई 20,000 कमाता है, यानी ऐसे मिलाकर अगर उस नागरिकों की कुल आय मान लीजिए 1,00,000 रुपए है। कितनी है? 1,00,000 रुपए। अब देखिए, तो इसकी औसत आय कैसे निकालेंगे? निश्चित रूप से आप 1,00,000 में 10,000 का भाग दे देंगे। 10,000 का भाग दे देंगे तो कितने बच गए शेष? कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कितने बच गए शेष। कि 1,00,000 में जो 1,00,000 क्या है? 1,00,000 उस देश के लोगों की कुल आय है, यानी सभी लोग सम्मिलित है उसमें। मजदूर भी है, बिजनेसमैन भी है, प्राइवेट काम करने वाला भी है, किसान भी है, स्वीपर भी है, गवर्नमेंट जॉब वाला है, सब व्यक्ति है। उनकी मिलाकर मान लीजिए 1,00,000 रुपए है और लोगों की संख्या है 10,000। तो 1,00,000 में अगर हम 10,000 का भाग देंगे तो बराबर कितना आया? 10 रुपए। कितना आया? ये 10 रुपए ही उस देश की क्या है? औसत आय है। उस देश की क्या है? औसत आय है। इस औसत आय को ही हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। आ गया होगा आपको समझ में कि उस आय को ही हम क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। अब देखिए इसमें विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार, हो सकता है ये डेटा मेरे पास में पुरानी पुस्तक है, नई पुस्तक में दूसरे डेटा हो। एक आपको समझने का एक एग्जाम्पल है। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार देशों का वर्गीकरण करने में इस मापदंड का प्रयोग किया गया है कि वे देश जिनकी 2004 में प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 रुपये प्रति वर्ष या उससे अधिक है, उसे समृद्ध देश। वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 37,000 रुपये प्रति वर्ष या उससे कम है, उन्हें निम्न आय वाला देश कहा गया है। भारत निम्न आय वर्ग के देश में आता है क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय 2004 में केवल 28,000 रुपये प्रति वर्ष थी। समृद्ध देशों, जिनमें मध्य पूर्व के देश और कुछ अन्य छोटे देश शामिल नहीं है, को आमतौर पर विकसित देश कहा जाता है। अब देखिए इसमें क्या बताया है कि जो विश्व बैंक की विकास जो रिपोर्ट है, विश्व बैंक की जो विकास रिपोर्ट है 2006 की आई,
और ये जो विश्व बैंक की जो रिपोर्ट आई 2006 में, उसमें विकसित और अविकसित देशों का एक क्राइटेरिया बनाया गया, एक वर्गीकरण बताया गया। क्या कि 2004 के अनुसार अगर किसी देश की प्रति व्यक्ति, किसी देश की 2004 में प्रति व्यक्ति अगर आय 4,53,000 रुपये प्रति वर्ष है, 4,53,000 रुपये प्रति वर्ष है, तो वे देश क्या कहलाएगा? समृद्ध देश कहलाएगा, शक्तिशाली देश कहलाएगा। अर्थात उसकी जो आर्थिक स्थिति है ना, बहुत मजबूत स्थिति बताई गई है। लेकिन उसी प्रकार से बताया कि अगर 2004 के अनुसार ही किसी देश की प्रति व्यक्ति आय अगर 37,000 रुपये प्रति वर्ष है या उससे कम है, यानी कि 37,000 है या 37,000 से कम है, तो उस देश को हम निम्न आय वाला देश कहेंगे। कैसा देश कहेंगे? निम्न आय वाला देश कहेंगे। और जो हमारा भारत देश है, हमारा भारत देश निम्न आय वर्ग में ही आता है। आज भी हमारा जो भारत देश है, उसकी जो प्रति व्यक्ति आय है वे समृद्ध देशों से बहुत ही कम है। इसलिए अभी हमारे देश को विकसित होने में और समय लगेगा, समय और लगेगा। तो ये था आज हमारे विभिन्न देशों और राज्य की तुलना कैसे की जाए। अब देखिए, इसमें एक एग्जाम्पल समझा गया है आपकी बुक में, औसत आय। औसत आय आपने समझ लिया भी क्या है? किसी भी देश की कुल आय को उस देश की कुल जनसंख्या से अगर हम भाग दे देते हैं तो उस देश की औसत आय या प्रति व्यक्ति आय निकल सकती है, निकल जाएगी। इसी प्रकार से अगर हम किसी राज्य की औसत आय निकालना हो तो उसमें भी यही फार्मूला है कि उस राज्य की कुल जनसंख्या जो है और उस राज्य में कुल यानी कि आय है, तो उस राज्य की कुल आय में उस राज्य की जनसंख्या का भाग दे देंगे तो उस राज्य की आ जाएगी। इसी प्रकार से आप ब्लॉक लेवल के ऊपर, तहसील लेवल के ऊपर भी निकाल सकते हो कि मान लीजिए कोई ब्लॉक है, तहसील है, या कोई मान लीजिए जिला है, जैसे अपना जिला अलवर है, हमें अलवर जिले की औसत आय निकालनी है। तो अलवर की औसत आय निकालनी है तो जो हमारे अलवर जिला है, जो अलवर जिला की जो भौगोलिक स्थिति है, उस भौगोलिक स्थिति में निवास करने वाले जो लोग हैं, उनकी जो कुल आय है, उसकी कुल आय में कुल जनसंख्या का भाग दे देंगे तो हमें हमारे अलवर जिले की औसत आय है ना, वे उसको मालूम हो जाएगा। और आपने पढ़ा है कि औसत आय का दूसरा क्या नाम है? प्रति व्यक्ति आय। क्या नाम है उसका? प्रति व्यक्ति आय। ऐसे तुम अपने किसी कस्बे का, किसी ग्रामीण क्षेत्र का, यहाँ तक कि तुम अपने परिवार की भी औसत आय निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक परिवार है और मान लीजिए वे संयुक्त परिवार है और उस परिवार में सदस्यों की संख्या 10 है। सदस्यों की संख्या क्या है? 10 है। अब उसमें मान लीजिए 2 व्यक्ति है, 10-10 हज़ार की नौकरी करते हैं। 10 और 10 20 हो गए। एक व्यक्ति 5,000 करता है, 20 और 5 25 हो गए। और एक व्यक्ति 2,000 करता है, 25 और 2 27, और एक व्यक्ति 3,000 यानी 30,000। मान लीजिए एक परिवार है
और उसमें सदस्य की संख्या 10 है और सारे व्यक्तियों की जो कुल आय मिलाकर 30,000 है। बाकी या तो बच्चे हैं पढ़ाई करते हैं या महिलाएं जो गृहिणी हैं घर का काम करती हैं। तो आप 30,000 में 10 का भाग दे दीजिए। अगर आप 30,000 में 10 का भाग देंगे तो निश्चित रूप से 3,000 रुपये आ गए ना। ये 3,000 क्या है? ये 3,000 उस परिवार की औसत आय है। उस परिवार की क्या है? औसत आय है, जिसे हम प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। अब देखिए उस परिवार में पैसे कमाने वाले केवल 5-6 आदमी हैं, लेकिन सदस्यों की संख्या 10 है। लेकिन ये सभी जो सदस्य है ना 10 के 10, उनकी आय निकली है प्रति व्यक्ति आय 3,000 रुपये, यानी प्रति व्यक्ति कमाता है। चाहे हो सकते हैं बच्चे नहीं कमा रहे हुए स्कूल जाते हों, महिलाएं हो सकती है गृहिणी हो घर का काम करती हों, लेकिन यहां पर प्रति व्यक्ति आय आ गई 3,000। समझ गए आप इसको? इसी को एक एग्जाम्पल बताया, जैसे मान लीजिए देश है और यहाँ पर देश कै और खे और 2007 में नागरिकों की मासिक आय दी गई है। इस देश में देखिए 1 नंबर पर 9,500, 10,500, 9,800, 10,000 और 10,200। अब इसकी औसत निकालिए। अब इसको औसत कैसे निकालेंगे? इस बार देश खे 500, 500, 500, 500 और 48,000। अब इसकी निकालिए तो निश्चित रूप से ये 5 हैं। अब इनको हम जोड़ देंगे। जैसे ऊपर वाला देश क्या है 9500, 10,500, 9,800, 10,000 और 10,200। इनको सारे को जोड़कर 5 का भाग दे देंगे तो इसकी औसत आय आ जाएगी। और इसी प्रकार से देश ख 500, 500, 500, 500 और 48,000, इनको अगर हम जोड़कर 5 का भाग दे देंगे तो देश ख की आय आ जाएगी, औसत आय आ जाएगी, जिसे हम प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि औसत आय का ही दूसरा नाम प्रति व्यक्ति आय है। बिल्कुल समझे हो। अब देखिए इसमें एक एग्जाम्पल समझाया गया। देखिए बगैर निर्धन अमीर वाले देश, अमीर देश के लोग हैं, हमने कुर्सियां को बनाया तथा उनका उपयोग करते हैं। ये कह रहे हैं कि हम अमीर देश के हैं, हमने कुर्सी बनाई तो हम ही उपयोग कर रहे हैं, या ये अमीर देश से विकसित है। अब दूसरी तरफ देखिए गरीब देश की बात करें। देखिए कार्टून में गरीब तथा अमीर व्यक्तियों का देश है। यहाँ पर कुछ लोग गरीब भी हैं, कुछ अमीर हैं, जैसे हमारे भारत देश है। अधिकांश लोग तो हमारे गरीब ही हैं, कुछ लोग यहाँ पर अमीर तो नाम मात्र के ही। अब ये जो गरीब व्यक्ति है अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए कोई ना कोई रोजगार निश्चित रूप से करता है। तो देखिए उसने कहा कि हमने कुर्सियां को बनाया तथा उसने ले ली। ये जो व्यक्ति है ना, देखो इनने तो कुर्सियों को बनाया है, यानी हो सकते हैं ये कारीगर है। जैसे मान लीजिए कारपेंटर हो सकता है, खाती है और वे लकड़ी का काम करता है, कुर्सी बनाता है और कुर्सी बना के बेचता है, यानी कि अपना भरण पोषण करता है, अपने परिवार चलाता है। लेकिन इन कुर्सियों पर कब्जा किसका है? अमीर व्यक्तियों का है। देखिए अकेला व्यक्ति 4 कुर्सियों पर लेटा हुआ है। अकेला एक व्यक्ति के पास 4 कुर्सी हैं और यहाँ देखिए 4 व्यक्ति के पास मात्र 2 कुर्सी हैं। 4 व्यक्ति है ना, उसके पास मात्र 2 है, यानी एक व्यक्ति के पास 1 भी नहीं है। तो ये क्या है कि गरीब स्थिति है। ये क्या है? गरीब स्थिति। तो निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि विभिन्न देशों के जो राज्य की जो तुलना है ना, हम उसको कैसे कर सकते हैं, किस मापदंड के आधार पर उसको कर सकते हैं। तो ये था आज का तुम्हारा टॉपिक कि विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए, हमें कैसे करनी
चाहिए। और औसत जो आय है, उस औसत आय को ही हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। फिर भी आपको अगर इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप बताना और आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। ओके, थैंक यू।